स्वागत है आप सभी का जियो पोल आईएएस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने डॉक्टर रमेश सिंह सर की जो इकोनॉमी की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको एक एक करके एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। और मैं विनय सिंह आपकी ये क्लासेज ले रहा हूं। आज का चैप्टर है आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म। कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने की जो कोशिश की जाती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है, तो वो उसका मतलब क्या होता है, क्या करना चाहते हैं हम, ये इस क्लास में पढ़ेंगे। और भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर क्या विचारधारा चलती रही है और भारत सरकार ने कैसे एक एक करके जो है आर्थिक सुधारों को शुरुआत की और किस तरह से हम आगे बढ़े हैं और 2025 तक पहुंचे हैं 1947 से लेके, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्थिक सुधार की रणनीतियां। आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब 20वीं सदी के मध्य में बहुत सारे देश जो है एक साथ आजाद हो रहे थे उपनिवेशवाद से, और उन देशों ने विकास करने की अपनी कोशिश शुरू की। उनका लक्ष्य था कि हम विकास करेंगे अधिक से अधिक तेजी से। इसके अलावा अगर हम और 50 साल पीछे की तरफ जाते हैं, तो उस समय अमेरिका और यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं, नेशन स्टेट की जो अवधारणा थी, वो बिल्कुल प्रचलित हो चुकी थी। तो हर एक देश का लक्ष्य यही था कि हम किसी न किसी तरह से आर्थिक सुधारों की गति को आगे बढ़ाएं और विकास करें, डेवलपमेंट को तीव्र गति से बढ़ाएं। विकास और विकासवाद ही 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग हर एक देश का नारा था कि कैसे हम प्रगति करें, तेजी से प्रगति करें, दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएं। ऐसे समय में ही जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। उसने भी अपने तरीके से विकास ही करने की शुरुआत की कि किस तरह से देश को सबसे आगे हम लेकर जाएंगे, किस तरह से अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो जो आर्थिक सुधार की जो अलग अलग रणनीतियां पूरी दुनिया में चली हैं, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड पहला है एक योजना मॉडल, दूसरा है वाशिंगटन सहमति और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग पिछली क्लासेज में इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आर्थिक सुधारों की दृष्टि से इनको देखा जाएगा कि इन सब का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए योजना मॉडल या प्लान मॉडल। ये सीधे सीधे इस चीज पर है कि किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का विकास योजनाबद्ध तरीके से ही हो सकता है। और योजनाएं दो तरह से बनाने की कोशिश की गई। एक को कहा गया क्षेत्रीय योजनाएं, क्षेत्रीय योजना में हमने आपको पहले इससे बताया भी था। क्षेत्रीय योजना में किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। योजना बनेगी और लागू होगी। इसका सबसे पहला उदाहरण जो हमने आपको बताया भी था पहले ही, अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी। इसी के आधार पर भारत में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। इसमें एक विशेष क्षेत्र की सभी समस्याओं को, चाहे वो मृदा संरक्षण की समस्या हो, चाहे एग्रीकल्चर की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे एक्सप्रेसवे की, चाहे रेल लाइन की, किसी भी तरह की समस्या हो, कृषि की हो, वहाँ के औद्योगिकरण की हो, वहाँ के जनसंख्या के स्थायित्व की हो, टाउनशिप बसाने की हो, सारी चीजों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो योजना एक ये होती है। दूसरी होती है पूरे राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय स्तर की योजना। राष्ट्रीय योजना पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, पूरे देश के विकास के लिए बनाई जाती है। और आप लोग इस चीज से पहले से परिचित हैं कि दोनों ही तरह की चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में लागू की गई। अमेरिका में क्षेत्रीय योजना की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत जो है यूएसएसआर में हुई, जिसे इसके बाद फ्रांस ने अपनाया, और फ्रांस के बाद जो है चीन ने अपनाया। चीन से
साथ ही साथ जो है भारत ने अपनाया, और बहुत सारे ऐसे विकासशील देश थे जिनको अपनी विकास की रणनीति बनानी थी, सारे के सारे ने योजना मॉडल को ही अपनाया और योजनाबद्ध विकास करने की कोशिश। इस मॉडल में उतार कब से आया, योजना मॉडल से मोह भंग कब हुआ? 1980 के दशक में। क्योंकि योजना मॉडल की एक सबसे बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? क्योंकि इसमें कमी थी। जहां जहां भी योजना मॉडल को अपनाया गया वहां सरकारी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता रखी गई। सरकारी क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, निजी क्षेत्र को उतना विकसित नहीं किया गया, निजी क्षेत्र की उपेक्षा हुई। इसका परिणाम हुआ कि अर्थव्यवस्था में जितनी समृद्धि का सृजन करना था, जितनी संपत्तियों का सृजन करना था, वो करने में असफल हुई। और केवल भारत की बात नहीं है, सेम अनुभव सारे देशों का था, चाहे यूएसएसआर को ले लीजिए या चाइना को ले लीजिए या इंडिया को ले लीजिए, सारे ही देश अल्टीमेटली 80 के दशक के अंत तक एक ही जैसी सिचुएशन में फंस चुके थे। तो अब समय आ गया था कि जब योजना मॉडल जो है विकास करने के लिए उपयुक्त नहीं समझी जा रही थी, तो एक नई सहमति पूरे देश से विश्व में बननी शुरू हुई, जिसको बोलते हैं वाशिंगटन सहमति। यह मुख्यतः बेस है पूंजीवादी विचारधारा। और पूंजीवादी विचारधारा बेस्ड है उदारवाद पर, यानी जिसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। अब दोनों ही चीजों में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। सरकार का कम से कम हस्तक्षेप। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब अर्थशास्त्र में हो जाएगा निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता, और सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, यानी कीमत भी निर्धारित होगी मार्केट के हिसाब से, जिस चीज की मांग होगी उसी का उत्पादन किया जाएगा, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रूप से मार्केट द्वारा डिसाइड होंगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाएगी तो निजी क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, सरकार की भूमिका कम से कम रखी जाएगी। इसके अलावा वैश्वीकरण किया जाएगा, यानी कि दुनिया के सारे देश आपस में मुक्त रूप से आयात और निर्यात करेंगे, व्यापार करेंगे। जो राज्य सहायता दी जाती है, सब्सिडी, कम से कम होगी। ये इसी से रिलेटेड है, राज्य का सरकार का हस्तक्षेप कम होगा, यानी कि जो लोग भी पिछले के क्षेत्र में है, यानी सामाजिक क्षेत्र पर कम ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाएगा? व्यापार बढ़ाने पर। सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे होगा? व्यापार बढ़ाने पर। और ये वाशिंगटन सहमति सबसे पहले शुरू हुई यूएस से, जहां जो लागू करने वाले देश थे, और यूके, ब्रिटेन। यहां पर रीगन थे राष्ट्रपति, यहां पे थैचर थी प्रधानमंत्री। इसीलिए इस पूरे मॉडल को रीगनवाद और थैचरवाद भी कहा जाता है। इन दोनों ही विचारधाराओं का मानना था कि निजी क्षेत्र को बिल्कुल तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, निजी क्षेत्र को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, टैक्स कम से कम लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र है उसका विकास जो है बाकी औद्योगिक विकास और इन सब से छन छन कर अपने आप हो जाएगा। सरकार को मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
कीमतों का निर्धारण मार्केट से होना चाहिए। किन चीजों का उत्पादन होगा, क्या जरूरत है मतलब पूरे देश की इकोनॉमी की, वो मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा। यानी कि हम फिर से कहां पहुंच रहे थे? एडम स्मिथ के समय में। अब इसको समझने के लिए दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो बीच में घटनाएं घटी थी। हमने आपको बताया था शुरुआती समय में कि पूंजीवाद 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति के साथ, और इसका ये सबसे पहले यूएसए और यूके यूरोपीय देशों में शुरू हुआ। इसको सबसे बड़ा झटका लगा 1929 की महान मंदी से। अभी तक जो वाशिंगटन सहमति में बातें अभी के दौर में हो रही हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ये चल रहा था, और इस व्यवस्था ने 1929 तक पर्याप्त समृद्धि उत्पन्न की। और जो दुनिया दिखाई देती है औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ही सफलता प्राप्त की। इसको सबसे बड़ा झटका 1929 की मंदी में लगा, और इसी के पैरेलल में चल रहा था यूएसएसआर का प्रयोग। 1917 के बाद से जब जो है यूएसएसआर का प्रयोग चल रहा था, जब वहां पे बोल्शेविक क्रांति हुई, तो उसके बाद ये चला। ये अर्थव्यवस्थाएं मंदी के समय में ऊपर उठ रही थी जो यूएसएसआर के साथ थी, योजनाबद्ध विकास पे चल रही थी, और यहां पर जो है उतार का क्रम आ रहा था। इसीलिए कीन्स ने, हमने बताया था ना, जॉन मेनार्ड कीन्स ने नई चीज को स्थापना की। उसने ये कहा कि पूंजीवाद को अब चेंज होके कल्याणकारी राज्य बनना पड़ेगा, कल्याणकारी राज्य बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, कीमतों में, उत्पादन में राज्य को सार्थक भूमिका निभानी पड़ेगी। राज्य को सार्थक भूमिका निभानी पड़ेगी, यानी कि चीजें इतनी महंगी ना हो जाएं कि जो गरीब और वंचित लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर हो जाएं। इसका ध्यान कौन रखेगा? सरकार रखेगी। जो सर्विसेज जरूरी हैं हर एक व्यक्ति को सभ्य जीवन जीने के लिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, वो सरकार करेगी। इसका मतलब ये है कि कुल ले दे के पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था को, व्यवस्था की विशेषताएं शामिल की जा रही थी। यानी कि क्या बन रहा था? जो व्यवस्था बन रही थी वही व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले किसने बनाया? फ्रांस ने बनाया। इसमें यह कहा गया कि हम बेसिक रूप से तो पूंजीवादी व्यवस्था ही रहेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था में ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या चीजें जोड़ देंगे? पहली चीज जोड़ेंगे योजनाबद्ध विकास, और इसके अलावा जोड़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। यानी कि निजी क्षेत्र भी उपस्थित होगा, सार्वजनिक क्षेत्र भी उपस्थित होगा, और देश का विकास देश के आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से देश की सरकार उसके लिए योजना बनाएगी और उसको लागू करेगी। बहुत सारे काम सरकार खुद करेगी और बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को भी दी जाएगी। ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था, जो आगे चलकर फ्रांस के बाद
सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया, अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी घोषित किया। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत भी उसी पथ पर चला। और कुल ले देकर 1980 का दशक जब खत्म हुआ, तो जो कमांड इकोनॉमी वाले देश थे, रसिया, चीन, इन लोगों ने पूंजीवादी व्यवस्था को किया। हमने योजना की व्यवस्था में बताया कि उसमें कमी आने लगी थी 80 के दशक में। तो 80 के दशक में जो योजनाबद्ध विकास वाले देश थे, यानी कि जहां पर कमांड इकोनॉमी थी, यानी कि सारी जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार की थी। ये व्यवस्थाएं कहां थी? यूएसएसआर, चीन, इसके अलावा हंगरी, पोलैंड, यानी जो भी देश जो है यूएसएसआर के प्रभाव में थे, सब में यही व्यवस्था थी। इन सब ने अपने में सुधार किया और किसको जोड़ा? पूंजीवाद के लक्षण जोड़े, बाजारवाद जोड़ा। इसके अलावा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया। अब जैसे ही बाजारवाद जोड़ा, वैसे ही विश्व बाजार से जुड़े। विश्व बाजार से जुड़ने लगे। अब इस पूरी चीज को देखिए, कुल लेने के हुआ क्या? दो अलग अलग व्यवस्था चल रही थी। एक चल रही थी कमांड इकोनॉमी, दूसरी तरफ चल रही थी पूंजीवादी व्यवस्था। और इन दोनों का मेल था मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी अपनी कमियां थी, इसकी अपनी कमियां थी। कुल ले दे के 90 का दशक आते आते, 90 का दशक आते आते लगभग सभी देश किसी न किसी मात्रा तक मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ झुक गए। झुक गए। अब मात्रा का भेद हो सकता है, कहीं पर जो है सरकार की भूमिका ज्यादा बड़ी बची हुई थी, कहीं पर जो है निजी क्षेत्र की भूमिका ज्यादा बची हुई थी। इन्हीं सब प्रोस्पेक्टिव में अपने अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियां थी। हर देश ने अपनी अलग अलग विकास की रणनीति। और 90 के दशक में जो सबसे प्रिवेल करने वाली विचारधारा थी, वो विचारधारा थी वाशिंगटन सहमति। इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की, एलपीजी की पॉलिसी। और ये भारत में कैसे आई, आर्थिक सुधार कैसे किए गए, यही जो है आज का उद्देश्य है। भारत में आर्थिक सुधार, इस चीज को हम लोग अब देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। विक्टर ह्यूगो का स्टेटमेंट है। यह पंक्ति 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उद्धृत की गई। यह उद्धरण भारत में आर्थिक उदारीकरण की लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा को दिखाता है। बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और उस समय जो सरकार थी, उसकी स्थिति को भी समझने की जरूरत है। पहले सरकार की राजनीतिक स्थिति को देखिए। सरकार थी ये कांग्रेस की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी। यानी कि पूरे एमपी इसके पास नहीं थे जो बहुमत सिक्योर हो। 272 सीटें चाहिए, तो 272 की 272 सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के अकेले नहीं थे, लेकिन सरकार चल रही थी। इसके अलावा
ज्यादातर समय कांग्रेस से जो वो प्रधानमंत्री बने थे वो गांधी परिवार के बने थे, जवाहरलाल नेहरू परिवार के बने थे। नेहरू, फिर थोड़े समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। यानी कि कांग्रेस से जो भी प्रधानमंत्री बन रहा था वो एक ही परिवार का बन रहा था। और 1991 में प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिम्हा राव। यानी गैर नेहरू परिवार के। और इस चीज को हम सभी जानते हैं कि चाहे आप पहले प्रधानमंत्री नेहरू की बात करें, चाहे इंदिरा जी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, दोनों के दोनों ही लोग समाजवादी विचारधारा के। यानी कि अभी तक 1991 तक जो अर्थव्यवस्था चल रही थी उसको बनाने, उसको सेटल करने वाले गांधी और नेहरू थे, इंदिरा गांधी और नेहरू जी थे। इसमें थोड़ा परिवर्तन राजीव गांधी के समय, उनका झुकाव जो है थोड़ा थोड़ा उदारीकरण की तरफ था। वो कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको उतना समय नहीं मिला था। प्रॉब्लम क्या हुई? जब नरसिम्हा राव ने ये डिसीजन लिया कि वो एलपीजी पॉलिसी को अपनाएंगे, यानी वाशिंगटन सहमति पे चलेंगे, वाशिंगटन सहमति को अपनाएंगे, इस समय सबसे ज्यादा विरोध सरकार के अंदर से ही हुआ। यानी गैर सरकारी विपक्ष जितना विरोध नरसिम्हा राव के इस डिसीजन का कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा विरोध जो है कांग्रेस के अंदर से हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ये डिसीजन लिया और वित्त मंत्री उस समय जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने इसीलिए यह कहा था कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया। वो यही बताना चाहते थे कि अब परिवर्तन का समय आ चुका है। अर्थव्यवस्था एक ऐसे संकट में घुस गई थी कि उससे निकलने के लिए केवल शॉर्ट टर्म मेजर्स काम नहीं आ सकते थे, हमको पूरी अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को ही चेंज करना था। और किस तरह से उन्होंने किया इसको, पहले देखिए कि यह संकट था क्या। पहला सबसे बड़ा संकट था विदेशी मुद्रा का अभाव तथा भुगतान संतुलन का संकट सीमा से अधिक हो गया था। यानी भारत के पास विदेशी मुद्रा बची ही नहीं थी। केवल 5.8 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था, जो केवल 3 हफ्ते के आयात के लिए पर्याप्त था। यानी अभी हाल में आपने चीन और पाकिस्तान की ऐसी स्थिति देखी होगी, कुछ समय पहले अर्जेंटीना की ऐसी स्थिति थी। यानी अर्थव्यवस्था हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे आयात पर, विशेषतः पेट्रोलियम के आयात पर। और पेट्रोलियम आयात के लिए और जो आयात करना है, जिन चीजों की जरूरत है, हमको विदेशी मुद्रा की जरूरत थी। और हमारा विदेशी मुद्रा जो है मिनिमम पे पहुंच गया था, 3 हफ्ते का केवल पेमेंट करने का पैसा था। यानी एक बड़ी क्राइसिस। इस क्राइसिस में खाड़ी युद्ध के कारण तेल की बढ़ गई कीमतें भी। एक तो हमारे पास पैसा नहीं था और उसी समय जो है सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। वो पूरा क्षेत्र हम आयात के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर थे, वहीं से हमारे यहाँ सारी जो है तेल संपदा और ये सब पेट्रोलियम आयात करते थे। और वहाँ डिस्टर्बेंस के कारण विदेशी मार्केट में जो खरीदते थे हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, उसका दाम भी बहुत बढ़ गया। इसी को कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो हमारी हालत खुद खराब है और जिस चीज की जरूरत है उसका दाम भी बढ़ गया। राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर। आप सभी लोगों को पता है कि 1989 के चुनाव में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार गिर गई। लेकिन ये सरकार चंद्रशेखर जी का 4 महीने का कार्यकाल और बीपी सिंह का 11 महीने का कार्यकाल, कुल ले दे के 2 साल तक जो है राजनीतिक डिस्टर्बेंस ही रही, फायदा कुछ नहीं। एनआरआई जमाओं में गिरावट, जब देश की हालत खस्ता हो गई और यूएस डॉलर नहीं था, ये खबरें जाने लगती हैं विदेशों में, तो जो लोग भारत में पैसा रखते भी थे अपना, उन्होंने भी पैसा भेजना बंद कर दिया। नियोजित आर्थिक मॉडल के तहत विरासत मिली संरचनात्मक सीमाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पहले से क्रिएट की हुई थी जो हमारे पास थी। हम संरचनात्मक रूप से ही गलत नीतियों पे चल रहे थे जो आज के समय में जरूरी नहीं था।
अपनी सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाली गई थी। कोई भी काम करना हो, घड़ी की जरूरत है, कौन बनाएगा? तो सरकार कहेगी कि हम एचएमटी कंपनी बना देंगे। ट्रैक्टर बनाना है तो वो भी सरकारी कंपनी बनाएगी। स्टील बनाना है तो वो भी सरकारी कंपनी बनाएगी। तो इन सारी चीजों ने इस नियोजित आर्थिक मॉडल को, जो हमने पहले बताया, जो और देशों में हो रहा था, पर्याप्त समृद्धि हम अर्जित करने में असफल हो रहे थे और अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठहर सी गई थी। सरकारी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता थी। हर काम को करने की, हर लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों पर ही दे दी गई थी। सोवियत संघ के विघटन ने संकट को और बढ़ा दिया, क्योंकि भारत ने अपना भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार खो दिया। उसी समय 89 में गोर्बाचोव ने यूएसएसआर में सुधार करने की कोशिश की और इन सुधारों के क्रम में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बहुत सारे जो हिस्से थे वो अलग अलग देश बन गए। यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सारे के सारे। रूस से हमारा बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था। हमको सिर्फ एक देश से बात करनी पड़ती थी और बहुत सारा हमें निर्यात भी रूस को किया करते थे। अब अपने प्रोडक्ट के लिए हमको 10-12 लोगों से बात करने की जरूरत थी। हमको यूक्रेन से अलग से बात करनी पड़ेगी, तुर्कमेनिस्तान से अलग बात करनी पड़ेगी, किर्गिस्तान से अलग बात करनी पड़ेगी, जो बाल्टिक देश अलग हुए उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी। यानी एक फिक्स जो साझेदार था वो खत्म हो गया और रूस के विघटन का रूस की अर्थव्यवस्था खुद संकट में थी। यानी कि अब जो है, जब अर्थव्यवस्था संकट में आती है, लोगों की इनकम कम होती है, तो वहां डिमांड भी कम हो जाती है, तो डिमांड भी कम होती जा रही थी। तो कुल ले दे के स्थिति बहुत ही गंभीर और खराब हो गई। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट संस्थाओं ने भारत की रेटिंग घटा दी थी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत कमतर करके आंका जा रहा था। मुद्रास्फीति 10.3 के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी भारत में, यानी आम जनता की हालत बड़ी खराब थी। मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया आदि जैसे देशों की सफलता ने भारत को अत्यधिक सरकारी नियंत्रण की अपनी नीतियों को मुक्त बाजार नीतियों से बदलने के लिए सोचने पर मजबूर। यानी उस समय यह विचार बना कि किसी तरह से इस व्यवस्था को बदलना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे ऐसे बहुत से उदाहरण थे जिन्होंने वाशिंगटन सहमति के हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था को बदला और उसका लाभ जो है उनको मिला। ठीक है, तो ये ही सारे संकट। तो कुल ले दे के इतना समझ में आया कि भारत 91 में जब नरसिम्हा राव ने सत्ता संभाली तो बहुत बड़े संकट में थे। इस संकट को समाधान करने के जो भी तरीके थे वो पुराने व्यवस्था से सॉल्व नहीं हो सकते। रूस का विघटन हो गया था, वहां से व्यापार कम, क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी निर्भरता थी, उसके दाम आसमान पे, हमारे पास जो है अपना आयात देने के लिए पैसा है नहीं। ऐसी स्थिति में दो तरह के उपाय किए गए। पहला अल्पकालिक उपाय कि अभी इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, और दूसरा दीर्घकालिक उपाय, क्योंकि जब 3 हफ्ते के लिए ही आयात के लिए पैसा है तो कुछ कदम तो हमको तुरंत उठाने पड़ेंगे ताकि इस संकट को दूर किया जाए। और दूसरा, चूंकि केवल अभी की समस्या को सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, आगे आके फिर खड़ी हो जाएगी समस्या। इसलिए दोनों तरह के उपाय किए गए। जो अल्पकालिक उपाय किए गए वो थे, भारत ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेचा। बहुत सारा सोना भारत ने बेचा ताकि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके। भारत ने आईएमएफ से ले लोन के लिए गुहार लगाई। भुगतान संतुलन के संकट के समय ही आईएमएफ की जरूरत पड़ती है, तो भारत ने आईएमएफ से लोन लेने के लिए कहा। राजकोषीय सुधार किए गए, यानी कि सरकार के खर्चों को कम किया गया, टैक्सेशन में सुधार करने की कोशिश की गई, कर संरचना में सुधार किया गया। अब जब आईएमएफ से लोन लाया गया तो आप सब लोगों को पता है कि आईएमएफ काम किस पे करता है? वाशिंगटन सहमति पर। आईएमएफ जब किसी को लोन देता है तो वो अपनी शर्तें भी रखता है कि आगे आप संकट में न फंसे, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करें। ये शर्तें क्या है, मोटा मोटा जानिए। अर्थव्यवस्था को खोलें तथा उदारीकरण करें, यानी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था को जोड़ें और नियम कानून की जकड़न से आजाद करें। ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत से क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को कम करें, व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करें। ये आईएमएफ ने अपनी शर्तें लगाई। और हुआ क्या इसके बाद? भारत ने इन शर्तों को मान लिया। भारत सरकार ने लोन लेने के लिए इसको माना। साथ ही साथ इसके कुछ और भी कारण थे। क्या कारण था? भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह खुली बाजार व्यवस्था का लाभ ले सकती। अब भारत जो 91 में था वो 1947 का भारत नहीं था।
भारत के निजी उद्योग ने उत्तर प्रगति की थी। भारत की एक कंपनी ने विश्व क्रिकेट का विश्व आयोजन करके दिखा दिया था। हमने 1984 में एशिया कप का आयोजन करके दिखा दिया था। यानी अब हम 1947 के बेहाल जो है भारत नहीं थे। हमारे निजी क्षेत्र ने भी उत्तरोत्तर विकास किया था। हमारी औद्योगिक विकास दर जो है 7वीं योजना में 8.5% थी। यानी कि हम धीरे धीरे खुद भी उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां पर अब जो है हमको विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना चाहिए। इसीलिए भारतीय निजी क्षेत्र बड़ी भूमिका के लिए तैयार था। यानी कि अब निजी क्षेत्र के ऊपर जो प्रतिबंध थे वो हटाए जाएंगे तो निजी क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, ये दिखाई देने लगा था। उच्च तकनीकी पूंजी प्रवाह की प्राप्ति तथा शेयर बाजार के विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया से जुड़ना आवश्यक, जैसा दुनिया के और देशों में हो रहा है। जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है उसी रास्ते पर अब चलने की जरूरत थी। इसीलिए मनमोहन सिंह ने कहा था कि उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया है। यानी कि समय भी आ गया था कि हमको सुधार करने थे, हमको वाशिंगटन सहमति की तरफ जाना था। इसीलिए और हम एक संकट में भी फंस गए थे, इसलिए आईएमएफ की शर्तें भी यही थी और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति भी ऐसी ही थी कि हमको किसी भी कंडीशन में उसी तरफ जाना था, तो हम उस तरफ बढ़ गए। अल्पकालिक उपायों के बाद दीर्घकालिक उपायों में क्या चेंज करने की कोशिश की गई, इस पे डालिए। 1991 की गंभीर समस्याएं सतही सुधारों से हल नहीं हो सकती, अतः संरचनात्मक सुधार जरूरी थे। पुरानी व्यवस्था बंद, अत्यधिक नियामकी और गैर प्रतिस्पर्धी थी। यानी कि पूरी तरह से बंद व्यवस्था इस मामले में थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है निर्यात करना चाहते थे, लेकिन आयात पर जो प्रतिबंध लगा के रखना चाहते थे। अत्यधिक नियामकी यानी हर चीज के लिए नियम कानूनों का जकड़न थी। एक नया बिजनेस शुरू करना, एक नई फैक्ट्री लगाना दुनिया का सबसे कठिन काम था। प्रतिस्पर्धी थी, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर केवल सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती थी, निजी क्षेत्र को काम ही नहीं करना था। यानी कि मोनोपोली जैसी स्थिति बहुत सारे क्षेत्रों में थी। राज्य की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया, जिसने पूर्व में स्वयं पर अत्यधिक दायित्व ले लिया था। हम बार बार आपसे बताए ना कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास की सबसे बड़ी समस्या ही क्या थी कि हर समस्या का हल सरकार, हर समस्या कैसे हल होगी, सरकार से हल होगी। इसीलिए इसी चीज को जो है अब कम करना था। अब जो है सरकार की जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश की गई। नए सुधार राज्य को एक निर्माता, निवेशक, नियामक से परिवर्तित कर एक सुविधा प्रदायक संस्था के रूप में रूपांतरित करते हैं। यानी अब सरकार को खुद से काम नहीं करना है, अब उसको निजी क्षेत्र को सुविधाएं देनी है, उसको प्रोत्साहन देना है। और काम किससे करवाना है? निजी क्षेत्र से करवाना है। प्राइस रेगुलेट करने का काम भी सरकार को नहीं करना है। सरकार को प्रशासनिक कीमतें भी खत्म करनी है। धीरे धीरे मार्केट के ऊपर ही छोड़ना है ताकि मार्केट खुद से रेगुलेट करे और जितना एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उस प्राइस लेवल पे अपने आप जो है मार्केट रहे। हर एक चीज में सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडीकरण की नीति अपनाई जो जरूरी था। यही वाशिंगटन सहमति थी, इसी की शर्तें थी और भारतीय अर्थव्यवस्था इसी के लिए तैयार थी। क्या थी उस समय की स्थिति, इस पे नजर डाल लेते हैं। विकास की यह नई अवधारणा सरकार की भूमिका का पुनः परीक्षण, पुनर्अभिविन्यास करती है। राज्य की भूमिका अब नियंत्रक के स्थान पर सूत्रधार की होगी। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगे। भारतीय योजनाएं अब अधिक से अधिक संकेतात्मक तथा सहयोगात्मक होंगी। यानी कि सब कुछ सरकार ही नहीं करेगी, सरकार डिक्टेट नहीं करेगी। अब जो है सरकार इशारा करेगी, प्रोत्साहन देगी और काम कौन करेगा? निजी क्षेत्र करेगी। आर्थिक संसाधनों में सरकार की मुख्य भूमिका नहीं होगी, वह कारपोरेट सेक्टर को दिशा दिखाने का काम करेगी। योजना आयोग भविष्य के लिए दीर्घकालिक विजन तैयार करेगा। जहां लोक हित न हो उस क्षेत्र से लोक उद्यम धीरे धीरे हटाए जाएंगे। यानी जहां जरूरी होगा वहीं पर सरकारी उद्यम होंगे, बाकी सारे सेक्टर से धीरे धीरे लोक उद्यमों को हटा दिया जाएगा, पीएसयूज को बंद कर दिया जाएगा। यानी सरकार अब घड़ी नहीं बनाएगी, सरकार अब ट्रैक्टर नहीं बनाएगी। सरकार अगर बनाएगी तो स्टील बनाएगी, सरकार अगर बनाएगी तो सड़कें बनाएगी। सरकार का काम ये नहीं है कि सरकार जो है घड़ी बनाए, सरकार जो है दूध उत्पादन करे, सरकार पेन बनाए।
ठीक है, ये सारे काम अब बंद किए जाएंगे। अब ये काम निजी क्षेत्र करेंगे, सरकार जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान देगी। ठीक है, 91 में कैसी जकड़न थी उद्योगों की, ये भी देख लीजिए ताकि विजन आपका क्लियर हो जाए। अब तक की नीतियों ने देश में तीव्र औद्योगिक विकास का माहौल बनाया। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर एक व्यापक आधारभूत संरचना का निर्माण कर लिया गया था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अब मजबूत हो चुका था विश्व से टक्कर लेने के लिए। बुनियादी उद्योग स्थापित हो चुके थे। बड़ी संख्या में वस्तुओं जैसे कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और तैयार माल में आत्मनिर्भरता के एक नए पड़ाव को पार कर लिया गया था, यानी हम वस्तु उत्पादन भी करने लगे थे। हम बेसिक उद्योगों में भी, स्टील, कोयला, इन सब में भी जो है धीरे धीरे जो है बेहतर स्थिति में आ रहे थे। हमारे यहाँ सड़कें, रेलवे का नेटवर्क अब बहुत मजबूत हो चुका था। औद्योगिक गतिविधियों के एक नए विकास केंद्र उभर आए थे, क्योंकि उद्यमियों की एक नई पीढ़ी कार्य में संलग्न हो गई थी। नए नए सेक्टर उत्पन्न हो रहे थे, नए नए शहर बन रहे थे, टाउनशिप बन रहे थे। अपने आप किसी एक प्राइवेट उद्योगपति ने एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया, उसके आसपास एक टाउनशिप हो गई। इस स्थिति में हम पहुंच से गए थे। बड़ी संख्या में इंजीनियरों, तकनीशियनों, कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया था। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि सातवीं योजना के अवधि में भारतीय उद्योगों की औसत वार्षिक विकास दर 8.5% हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब औद्योगिक नीति में सुधार किया गया, उसके बाद के दौर में ये आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है जो 91 से जस्ट पहले वाले समय में सातवीं योजना में मिला था। तो उस पर भी आगे आके जब हम लोग उद्योगों पे बात करेंगे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी ही थी और भारत एक बेहतर स्थिति में था। अब उस समय उद्योगों के लिए करना क्या पड़ता था, ये देखिए। 1991 के पूर्व की लाइसेंस नीति, ये सबसे बुराई थी उस व्यवस्था की। कोई भी नई औद्योगिक इकाई न तो खोली जा सकती थी, ना ही भारी विस्तार लाया जा सकता था जब तक केंद्रीय सरकार से लाइसेंस नहीं मिल जाता था। अनेक समितियों ने इस नीति की कटु आलोचना की थी, यानी बिना लाइसेंस के आप कोई भी छोटा से छोटा उद्योग भी नहीं खोल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसके साथ जुड़ी हुई, कि आपकी पहले से उत्पादन संयंत्र है तो आप जो है उसमें बहुत बड़ा विस्तार भी नहीं कर सकते हैं। यानी जब लाइसेंस आपको दिया जाएगा तो यह भी बताया जाए कि आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप एक साल में 1 लाख स्कूटर बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस अगर 50,000 स्कूटर बनाने का मिला तो आपके पास पैसा है, आपके पास बेचने की क्षमता है, आपके पास बनाने की क्षमता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक आपको 1 लाख मोटरसाइकिल या स्कूटर बनाने का लाइसेंस तो मिल जाए। यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, आप उतना ही काम करेंगे जितने का लाइसेंस होगा। इसी को बोलते हैं कोटा परमिट राज। अगला क्या था, MRTP एक्ट। निजी क्षेत्र में एकाधिकारी शक्ति तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार रोकने के लिए केसी दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1969 पारित किया गया। यह निजी क्षेत्र में एकाधिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण करता था, यानी कि इसमें यह था कि एक सीमा से ज्यादा बड़ा टर्नओवर किसी एक कंपनी का, एक कारपोरेट घराने का नहीं हो सकता। आपके पास पैसा है, आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए किया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा खिलाड़ी बिल्कुल मार्केट में प्रतिस्पर्धा खत्म कर दे और मोनोपोली आ जाए। इसीलिए 69 में एक्ट लगाया गया था। 91 से पहले भारतीय उद्योग निम्न परिस्थितियों में था। लाइसेंस आवश्यक था। बहुत सारे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को काम करने की अनुमति नहीं थी। कुछ वस्तुएं केवल सरकारी उद्योगों द्वारा ही उत्पादित की जा सकती थी, कुछ वस्तुएं केवल लघु उद्योगों द्वारा ही उत्पादित की जा सकती थी। आयात लाइसेंस जरूरी था। बड़े औद्योगिक घरानों पर निवेश की सीमा भी लगाई गई थी, यानी कि एक सीमा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पूंजी इकट्ठा हो रही थी, जो वेल्थ क्रिएट भी हो रही थी, उसका अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था। इसीलिए यही सारे कारण थे कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में ही जो योजनाबद्ध विकास का मॉडल था, बंद अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था, वो पर्याप्त समृद्धि उत्पन्न करने में असफल रहा। इसीलिए धीरे धीरे सब वाशिंगटन सहमति की तरफ आगे बढ़ गए। क्या था औद्योगिक नीति? यह जॉन डब्ल्यू मुलर के उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के मॉडल पर आधारित। इसमें जो पहला शब्द है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन,
इसका मतलब है, इसका आशय अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों के अविनियमन से है, यानी विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रण, लाइसेंस तथा परमिट से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो कोटा परमिट राज अभी तक चल रहा था, आपने देखा है 91 से पहले, बिना लाइसेंस के फैक्ट्री नहीं स्थापित कर सकते, बिना कोटा फिक्स होगा आपका, जितना प्रोडक्शन करने को आपको कहा जाएगा उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को खत्म करना, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। यानी कि नियम कानून उदार होंगे, निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक छूट दी जाएगी स्वयं से काम करने की। ठीक है, अगला शब्द है, इसके लिए उठाया क्या गया, गैर लाइसेंसीकरण। 91 से पहले हर उद्योग के लिए लाइसेंस चाहिए था, धीरे धीरे करके लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। नियंत्रण एकाधिकार में रियायत, पहले एमआरटीपी एक्ट लागू था, एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया, उसकी जगह कॉम्पिटिटिव कमीशन लाया गया। यानी कि अब जो है आप अपने बिजनेस का चाहे जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं। औद्योगिक अवस्थिति नीति को उदार बनाएगा, कहाँ पे उद्योग स्थापित हो गए कहाँ पर नहीं, इस पे भी ढील दी गई। पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया, यानी जो शेयर मार्केट था इसमें भी बहुत सारे सुधार किए गए। इसके लिए अलग से नियामकीय ढांचा, सेबी को वैधानिक रूप दिया गया। रुपए की परिवर्तनीयता द्वारा विदेशी विनिमय बाजार का उदारीकरण किया गया। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, यानी 91 से पहले जो है आरबीआई ही फिक्स करती थी कि रुपए का एक्सचेंज रेट कितना होगा, यानी $1 में कितने रुपए हम देंगे। लेकिन जब कन्वर्टेबल करेंसी होगी, 94 से प्रोसेस शुरू हुआ था कन्वर्टेबल करने का, कई चरणों में किया गया। हम लोग जब विदेशी विनिमय पढ़ेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा। इसके द्वारा क्या हुआ कि अब जो है रुपए का मूल्य कितना होगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया। इसके अलावा निजी क्षेत्र को विद्युत, सड़क, संचार, उड्डयन, बैंकिंग में प्रवेश की छूट दी गई, यानी प्राइवेट बैंक आएंगे, प्राइवेट विमानन कंपनियां आएंगी, सड़क बनाने के काम में भी प्राइवेट क्षेत्र को जो है, निजी क्षेत्र को पूरी भूमिका दी जाएगी। ये सारे जो कदम हैं, इन्हीं कदमों को कहा जाता है लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, यानी नियमों कानूनों में छूट देना। आगे देखिए, अगला है निजीकरण। इसमें दो चीजें होती हैं, सामान्यतः हम लोग एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, दोनों को ध्यान से देखिए। निजीकरण मूल रूप से उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित होता है। हालांकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निर्णय लेने की स्वायत्तता देने से भी संबंधित। इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या है, सरकारी उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी कम करना, और दूसरा सरकारी उद्यमों को निजी उद्यमों के समान निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। यानी दोनों ही चीजें निजीकरण में शामिल हैं। पहला, सरकार कुछ कंपनियों को पूरा किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, विनिवेश। इसमें क्या होता है, सरकार का 100% हिस्सा है तो उसमें से 25% हिस्सा जो है बेच देगी। इससे जो पैसा प्राप्त होगा, इससे जो पूंजी प्राप्त होगी, वो सरकार जरूरी चीजों में लगाएगी। उससे स्कूल खोलेगी, उससे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगी, हॉस्पिटल खोलेगी, ऐसे काम करेगी। दूसरा, जो सरकारी उद्यम बेहतर काम कर रहे होंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, इन सारे उद्यमों को निर्णय लेने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता देगी। हर काम के लिए मंत्री जी या सरकार से पूछने की जरूरत उनको नहीं होगी। ये दोनों ही चीजें निजी क्षेत्र में, निजीकरण में माने जाते हैं। अब निजीकरण को लेकर हमेशा विवाद की स्थिति होती है, तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। निजीकरण के समर्थन में तर्क ये दिया जाता है कि प्रबंधकीय दक्षता में सुधार होगा। निजी क्षेत्र में मैनेजमेंट का जो कल्चर होता है वो ज्यादा बेहतर होता है सरकारी क्षेत्र से, तो इसका फायदा मिलेगा। प्रतियोगी परिवेश का निर्माण, सरकारी कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वहां पर सामान्यतः सरकार मोनोपोली बना देती थी,
तो एक ही सेक्टर रह जाता था, तो उसमें वहां कोई कंपटीशन नहीं होता था, इसलिए गुणवत्ता उससे प्रभावित होती थी। जब निजी क्षेत्र को छूट दी जाएगी तो और भी कंपनियां आएंगी और आपस में कंपटीशन करेंगी, और आपस में प्रतिस्पर्धा होने से उपभोक्ता को सबसे अच्छी और सबसे सस्ती सुविधाएं मिलती हैं, ये एक तर्क दिया जाता है। अगला, लाभ उन्मुख निर्णय, यानी कि प्रॉफिट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगी। निर्णय लेने में लचीलापन, फटाफट जो है डिसीजन ले लिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो। सरकारी राजकोष पर भार में कमी, यानी कि जो सरकारी खजाने से लगातार सहायता दी जाती है उसमें भी कमी आएगी। उपभोक्ता संतुष्टि पर अधिक ध्यान, जब प्राइवेट कंपनी आपस में कंपटीशन करेंगी तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्लाइंट हो जाएगा, और क्लाइंट के ऊपर ज्यादा जो है जोर दिया जाएगा, उसकी स्थिति ज्यादा सुधरेगी इससे। अधिक निवेश और रोजगार के अवसर, आपने देखा कि अगर हमारे पास पूंजी है, फिर भी अगर लाइसेंस और कोटा नहीं बढ़ाया गया, नया लाइसेंस नहीं मिला, तो हम कोई नया काम नहीं कर सकते थे 91 से पहले। अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो नए उद्योग अलग अलग सेक्टर में लगेंगे, और प्राइवेट उद्योग लगेंगे तो काम तो सबको मिलेगा ही, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऋण इकाइयों का पुनरुद्धार, ऐसा हो सकता है कि कोई इकाई सरकारी क्षेत्र में काम करते हुए प्रॉफिटेबल ना हो सकता है कि जब प्राइवेट आदमी के हाथ में जाए तो वो प्रॉफिट में डेविल यूनिट बन जाए। जवाबदेही में वृद्धि, वित्तीय अनुशासन, ये सारे जो है फायदे बताए जाते हैं निजीकरण के पक्ष। लेकिन कोई भी व्यवस्था दोषों से मुक्त तो होती नहीं है, तो निजीकरण के उसमें अगर फायदे बताए जा रहे हैं तो कुछ कमियां भी होंगी, विरोध में क्या तर्क है। सबसे पहला है कि निजीकरण सदैव वांछनीय नहीं है। हर एक समस्या का हल की सरकारी कंपनी है वो घाटे में है, प्राइवेट को बेच देंगे तो प्रॉफिट में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। आप इस समय देखते होंगे बड़े बड़े घोटाले, लोगों ने लोन लिए बहुत बड़े बड़े, उन्होंने प्राइवेट कंपनियां खोली, कंपनियां बैठ गई, नहीं प्रॉफिट कमा पाई। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, जितनी फेल हुई हैं सरकारी कंपनियां, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा संख्या में जो है प्राइवेट उद्यम फेल होते। तो प्राइवेट उद्यम हर सफलता की गारंटी है, ये बात बिल्कुल ही नहीं कही जा सकती। आप देख कर देखिए, पिछले 30 सालों से बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, एजुकेशन के सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खुल रहे हैं। लेकिन टॉप प्रियॉरिटी पर जाके देखिए, भारत की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इंश्योरेंस कंपनी LIC जो सरकारी है, भारत का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज IIT गवर्नमेंट, भारत का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज एम्स गवर्नमेंट का है, भारत की सबसे अच्छी प्रॉफिटेबल पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल सरकारी है, भारत का सबसे बेहतर जो है काम करने वाली जो है स्टील उत्पादक कंपनी सेल है, कंपनियों का ग्रुप है, सरकारी कंपनी है, भेल है, सरकारी कंपनी है, प्रॉफिट में है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में कि हर समस्या का हल निजीकरण नहीं है। दूसरी चीज, देश का लक्ष्य समाज कल्याण है तथा इसकी उपेक्षा निजीकरण में अवश्य ही होगी। अगर सरकार, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिए, सरकार ने व्यवस्था की रोडवेज की, उत्तर प्रदेश सरकार मान लीजिए कि रोडवेज चला रही है, तो सरकार का जो फोकस होगा इस चीज पे होगा कि हर एक देश का गांव है, कस्बा है, उसको कनेक्टिविटी दी जाए अलग अलग क्षेत्रों से, इसके आधार पे वो पॉलिसी बनाएगी। अब जब रोडवेज का निजीकरण किया जाएगा तो निजीकरण में सबसे पहले देखा जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसी व्यवस्था में उन जगहों पे जहां पर बस चलाने से फायदा नहीं होना है, वहां के लोग आए जाएंगे कैसे, उनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। बैंक खोलना अगर शहर में जो है प्रॉफिटेबल है और गांव में जो है नुकसान का धंधा है, तो अगर प्राइवेट बैंक होंगे तो वो गांव में खोलेंगे क्यों, तो उनको फायदा नहीं होगा। यानी कि भारत जैसे देश में जो बहुत बढ़ चढ़ के कहा जा रहा था, रीगनवाद, थैचरवाद, वाशिंगटन सहमति और ये सब चीजें, इन सारे सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है, लेकिन सावधानी से अपनाने की जरूरत है। हर एक चीज हम अगर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा उपेक्षा होगी वंचित वर्गों की, हमारे सामाजिक क्षेत्र की, सामाजिक कल्याण की, कल्याणकारी राज्य का जो हमारा लक्ष्य है वो धीरे धीरे पिछड़ जाएगा। इसलिए निजीकरण को सावधानी से अपनाने की जरूरत है।
और निजीकरण के साथ अगला जुड़ा हुआ वो है बेरोजगारी की संभावनाएं। ये बिल्कुल तय है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो बेरोजगारी बढ़ सकती है, कर्मचारियों की छटनी हो सकती है और आगे चलकर निजी एकाधिकार का भी विकास हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होगा, ऐसा होता हुआ दिखेगा आपको, जब पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचता है। पूंजीवाद में उपभोक्ता को लाभ इसलिए होता है कि अलग अलग कंपनियां एक ही सर्विस देने के लिए आपस में कंपटीशन, और उपभोक्ता के पास मौका होता है कि वो 10 ऑप्शन है, 10 में से किसी एक को चुन ले जो उसको सबसे अच्छा लगे। पूंजीवाद जब चरम पे पहुंचता है तो हर बार ऐसा ही हुआ है इस दुनिया में, जब से पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। 10 कंपनियों में से कोई एक या दो कंपनियां पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेती, और जब ऑप्शन उपभोक्ता के पास कम हो जाता है तो वो मनमाने ढंग से जो है प्राइस कोट करने की कोशिश, यानी उपभोक्ताओं का जो लाभ होता है वो एकाधिकारी स्थितियों में आते ही कम होने लगता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स इसको लेकर होती। पूंजीवादी व्यवस्था जो चल रही थी, हमने बताया 1929 की महान मंदी आई, उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसका रीजन यही था, प्रतिस्पर्धा से मार्केट प्राइस को रेगुलेट करेगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कुछ लोगों के हाथों में ही पूंजी एकत्रित हो जाएगी, तो वो लोग पूरी मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और प्राइस वो लोग फिक्स करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि सारे प्रॉफिट, सारी समृद्धि एक ही दो हाथों में जाके संचित होने लगती है, और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आम लोगों की स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए भी इसका विरोध किया जाता है, इसको सावधानी से अपनाने की बात कही जाती है। भ्रष्ट व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है, कीमतों में समस्या आती है, वही एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा दोनों का संतुलन जैसे ही बिगड़ता है वैसे ही कीमतों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देता है जो लाभ प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया ही कि जहां पर प्रॉफिट नहीं होगा वहां पर करेंगे नहीं। जैसे रोडवेज है, जिस रूट पे प्रॉफिट नहीं होगा वहां की बसें बंद हो जाएंगी, तो आखिर जो जनसंख्या वहां रह रही है वो कनेक्ट कैसे करेगी दूसरी जगहों से? ठीक है। निजीकरण सफलता की गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में गई सरकारी कंपनी और वो पहले से ज्यादा असफल हुई, जनता का ज्यादा पैसा जो उसमें डूब गया, फंस गया और वो बंद हो गई। कुल ले दे के सतर्कता पूर्वक अपनाने की जरूरत है। निजीकरण जरूरी है, लेकिन अंधा निजीकरण करने से उसके दुष्परिणाम भी देश को झेलने पड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। व्यापार, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ देश की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि व्यापार खुला हो, इन्वेस्टमेंट हम भी दूसरे देशों में कर सके, दूसरे देश के लोग हमारे देश में कर सकें, टेक्नोलॉजी हम भी दूसरों को दे सकें और दूसरे देश से टेक्नोलॉजी भी हमारे अंदर आ सके। यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से जुड़ जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के प्रसार का पहला माध्यम मुक्त वैश्विक व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में बाधाओं को दूर करना, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, वैश्विक संपर्क साधनों का विकास, आयात लाइसेंस का उदारीकरण, सीमा शुल्क संरचना को तर्कपूर्ण बनाना, रुपए की परिवर्तनीयता, ये ही चीजें हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाती हैं। यानी कि कम से कम टैरिफ हो, कोई भी चीज हमको विदेश से मंगाना है, आयात करना है, तो उसके लिए कोई बहुत भारी परमिशन की जरूरत ना हो। किसी भी चीज को हमको निर्यात करना है तो निर्यात प्रतिबंध कम से कम होने चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी हम विदेश से ला सकें, अपना कोई हमने नई खोज की तो उसको हम विदेशों में निर्यात कर सकें। हर तरह की व्यवस्था, तकनीकी, आवागमन, संपर्क, वस्तुओं का व्यापार, हर एक चीज खुला होना, इसी को जो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और यही इस एलपीजी व्यवस्था की अंतिम चीज है। अब आर्थिक सुधारों की अलग अलग पीढ़ियों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली पीढ़ी के सुधार कौन से, दूसरी पीढ़ी के सुधार कौन से, इस पे भी नजर डाल लेते हैं। आप सभी लोगों को ये पता है कि पहली पीढ़ी के सुधार कब शुरू किए गए? 1991 से। तो 1991 से 2000 तक जो है माना जाता है कि पहली पीढ़ी के सुधार चल रहे हैं। इसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया गया, जितनी कंपनियां सरकारी थी उनमें सुधार किया गया। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसी दौर में 1996-97 के समय ही महारत्न, नवरत्न, इस तरह से डिवीजन किया गया सार्वजनिक क्षेत्र का और उनको ज्यादा छूट दी गई काम करने की।
इसके अलावा वैदेशिक क्षेत्र में सुधार, यानी कि इस पे हम लोग आयात निर्यात में छूट देने की कोशिश करने लगे। पूरी तरह से व्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की गई। वित्तीय क्षेत्र में सुधार में हमने शेयर बाजार में सुधार किया, बैंकिंग में निजी क्षेत्र में बैंक खोले, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने की कोशिश की, इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार करने की कोशिश की और साथ ही साथ टैक्सेशन में भी रिफॉर्म करने की कोशिश की। 91 से पहले इनकम टैक्स के बहुत सारे स्लैब थे और इनकम टैक्स की जो रेट थी वो 98% तक थी और भारत में सिर्फ 1% से कम लोग जो है टैक्स देते थे, इनकम टैक्स। इस व्यवस्था को बदला गया। इसके आगे चल के वैट का सिस्टम लगाया गया जो है इनडायरेक्ट टैक्सेज में। फिर वैट को 2016-17 में आते आते जो है जीएसटी में बदल दिया गया। यानी कि ये सारे जो सुधार थे इनको हम कहते हैं पहली पीढ़ी के सुधार। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के सुधारों में क्या हुआ? कारक बाजार सुधार, यानी कि सरकार अपने हिसाब से, यानी प्रशासित कीमतें आप लोग जानते हैं ना, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी चीजें थी जो निजी क्षेत्र उत्पादित करता था, जैसे चीनी, इसका उदाहरण ले लीजिए। इसके उत्पादन कौन करता था? चीनी है, उर्वरक भी है। उदाहरण समझिए, उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा, परंतु कीमत कौन तय करता था? कीमत तय करती थी सरकार कि चीनी कितने रुपए किलो मिलेगी, उसके ऊपर लेवी लगाती थी। उत्पादन कर रही है मतलब प्राइवेट फैक्ट्रियां उर्वरक का, लेकिन दाम कौन फिक्स कर रहा है? सरकार कर रही है। इस तरह के सुधार किए गए कि धीरे धीरे चीजों को प्राइवेट चीजों पर ही छोड़ा जाए। और आज के समय में मिनिमम, यानी कि अगर पेट्रोलियम की बात करें तो केवल केरोसिन, केवल यही एक चीज है और कुछ मात्रा में चीनी। लेवी तो हटा दी गई है चीनी मिलों से, लेकिन दाम को मार्केट पे छोड़ दिया गया है। केरोसिन के दाम को मार्केट पे छोड़ दिया गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोल डीजल है इनके भी प्राइस को जो है मार्केट पे छोड़ दिया गया है। जो उर्वरक है इस पे जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हिसाब से किसानों को सीधे दी जा रही है। उर्वरक के जो कीमतें हैं इसको भी कंट्रोल से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसी को कहते हैं बाजार में सुधार। अगर आप बाजार के ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो कीमतों का निर्धारण भी बाजार से ही होने दीजिए। तो दूसरी पीढ़ी में इस पर ध्यान दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में और बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। सरकार और लोक संस्थानों में सुधार। जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें सूचना का अधिकार जैसी चीजें दी गई, ताकि जनता को ये पता रहे कि इस सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर हम बात इस डिपार्टमेंट की कर रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या क्या करने वाला है। सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो है हर एक जगह सूचना के अधिकार के तहत एक अधिकारी की नियुक्ति की गई कि सारी सूचना जनता को मिल सके। यानी इस तरह के सुधार करके भ्रष्टाचार को व्यवस्थित करने की कोशिश की। वैधानिक क्षेत्र में सुधार में बहुत सारे कानून बदले गए। एमआरटीपी एक्ट को खत्म किया गया, कॉम्पिटिटिव कमीशन ले आया गया। इसके अलावा एनसीएलटी जो दिवालिया कानून है इसमें सुधार किया गया। बिजनेस को शुरू करना और बिजनेस को बंद करना दोनों को ही आसान बनाया गया। क्रांतिक क्षेत्र सुधार में भी इसी तरह के कानूनों में बदलाव किया गया। सुधारों में राज्यों की भूमिका अब जो है ऐसा किया गया अगले सेक्टर में आने में कि संघीय व्यवस्था में जो केंद्र सरकार की पूरी जकड़न थी, पूरी अर्थव्यवस्था पर जो योजना आयोग का नियंत्रण था उसको कम करने की कोशिश की गई। केंद्र और राज्यों के बीच जिन करों टैक्सों का बंटवारा होता है उसमें राज्यों के हिस्से को धीरे धीरे बढ़ाया गया। राज्यों को और ज्यादा अधिकार देने की कोशिश की गई। राजकोषीय समेकन, ये जो फिस्कल डेफिसिट हद से ज्यादा बढ़ता रहा और सरकार अधिक से अधिक जो है लोन ले लेके काम कर रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए 2003 में क्या बोलते हैं कि एमआरटी वो एक्ट ले आया गया, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम ले आया गया, ताकि सरकार भी कुछ शर्तों को माने और एक सीमा से ज्यादा उधार न ले। इसकी व्यवस्था की गई।
राज्यों को ज्यादा कर का अंतरण किया गया, सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब 2000 के बाद जो दूसरी पीढ़ी के सुधार थे उसमें सबसे अलग बात यही थी कि यानी सरकार को अब किस पे ध्यान देना था? शिक्षा, कौशल, कौशल विकास, स्वास्थ्य, इन सारे सेक्टर पे सरकार को अब ज्यादा ध्यान देना था। सरकार को उत्पादन प्रक्रिया से अलग होना था, निजी क्षेत्र में जाना था और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वास्थ्य यानी कि जो आम लोगों की विशेष समस्याएं हैं सामाजिक क्षेत्र में, जिसके कारण एक अंतराल बढ़ रहा है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं हो रहा है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान सरकार को देना है। ये दूसरी पीढ़ी के सुधार है। तीसरी पीढ़ी के सुधार में क्या है? ये 10वीं योजना के साथ शुरू हुई। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा आर्थिक सुधारों के लाभ का विकेंद्रीकरण। हमने बताया ना कि दूसरी पीढ़ी के सुधार में राज्यों की भूमिका को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तीसरी पीढ़ी के विकास में और ज्यादा विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें जनमानस को शामिल किया जा सके, इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं पे ज्यादा बल दिया जा रहा है। ये सुधार शुरू हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना से। आप लोगों को पता है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 के बाद की है। इस योजना में बेहतर से बेहतर काम किया गया। राज्यों के साथ साथ पंचायतों के ऊपर भी जो है जिम्मेदारी दी गई कि अधिक से अधिक जिम्मेदारी पंचायतों को दी जाए विकास की, ताकि जनता अधिक से अधिक जुड़ सके विकास प्रक्रिया से। ठीक है। और एक और नया शब्द भी हमारे सामने आता है जिसको बोलते हैं चौथी पीढ़ी के सुधार। यह एक गैर आधिकारिक अवधारणा है जिसकी कल्पना 2002 से ही विशेषज्ञों ने की थी। यह उन सुधारों की संकल्पना करती जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सूचना तकनीकी आधारित होगी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही आगे का समय चलेगा, ये इसमें कहा जाता है। ये गैर आधिकारिक अवधारणा है। ये भारत के परिवेश में संभव नहीं है जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या है जो अभी भी गरीबी, अशिक्षा और सामान्य जीवन की जो जरूरतें हैं इनकी पूर्ति से जूझ रही है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 पीढ़ियां इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी के सुधार जो 91 से शुरू हुए, दूसरी पीढ़ी के सुधार 2000 के बाद से, और उसके कुछ समय बाद से तीसरी पीढ़ी के सुधारों में पंचायती राज पर ज्यादा ध्यान दिया गया और अधिक से अधिक योजनाओं का, काम का, अर्थव्यवस्था की चीजों का विकेंद्रीकरण करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। तो आर्थिक सुधार के ये सारे हमारे चरण थे, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और पूरी इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और एक एक चीज को समझिएगा कि 1991 में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि हमको IMF की शर्तों को भी मानना पड़ा और अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नए सिरे से गठित करना पड़ा, सरकार की भूमिका को बिल्कुल बदल दिया गया। ये सारी चीजें आज की क्लास में क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।